हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो आप। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि सीडीपी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड, ये जो है कक्षा 1 से 5 के लिए है। जो 1 से 5 के लिए प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए है प्रीवियस ईयर। ये जो है नवंबर 2012 से लिया गया है, नवंबर 2012 से लिया गया है ये प्रश्न पेपर फ्रेंड। और हमारे चैनल में फ्रेंड जो नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो फ्रेंड, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है तो उसमें से आपका ये पढ़ना है कि जैसे कि पहला ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हैं तो संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ध्यान नहीं देना चाहिए ये नेगेटिव वर्ड है, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक गलत पढ़ाते चले जाएं, त्रुटियां होते रहे और ध्यान नहीं दें। तो अगला है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो ये भी नेगेटिव है। और अगला जो है फ्रेंड वो है कि डी नंबर, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा पहला, कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो असफल है, वो फेल है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ए। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि नर्सरी कक्ष में, जो नर्सरी के कक्ष जो होते हैं, तो नर्सरी कक्ष में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, या फिर मेरा प्रिय मित्र, या मेरा पड़ोस। तो नर्सरी के लिए कौन सा जो है सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा बी, कि मेरा परिवार। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर परिवार के बारे में उसे कहें कि बाबू कुछ बताओ, तो शुरुआत में अपने परिवार के बारे में वो कुछ ना कुछ बता देंगे। इसीलिए इसका जो होता है, क्योंकि वो भाई बहन आदि से परिवार से काफ़ी चीज़ सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करके आते हैं स्कूल। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को तो क्या करना चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। लग रहा है कि ये पॉजिटिव है। अगला पढ़ते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समजातीय के आधार पर उन्हें समूह में बनाने की अनुमति देना चाहिए। तो जातीय के आधार पे हम समूह नहीं बनाएंगे। अगला है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। और अगला ऑप्शन है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा ए, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में जो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए हम शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली है कि बच्चों में विभेद पैदा नहीं हो। अगर बच्चों को जैसे यहाँ कहा है कि समूह में बांटना, समूह में अगर बांट देते हैं जातीय के आधार पे तो विभेद हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग सुनिश्चित करें। तो ये इसीलिए आंसर जो होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि
एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शॉ और वॉज न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो कौन सा है? मतलब वो पढ़ने में अंतर नहीं कर रहा है कि ये क्या है नहीं है जब पढ़ते हैं, तो कौन सी ये बीमारी है? तो क्या डिसलेक्सिया है, शब्द जम्बलिंग विकार है, या फिर डिसलेक्सिया है, या डिसमोर्फिया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। जो पढ़ने में जो कठिनाइयाँ होती है, विकार होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, और जो लिखने में होती है फ्रेंड उसे डिसग्राफिया कहते हैं। तो इसी तरह विकार का है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का जो अगला प्रश्न होगा, आज का अगला और 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सामान्य साधारण उपागम का विशेष चिन्ह है? तो पहला जो ऑप्शन है वह है समस्या मौलिक होती है, या सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या जो अगला ऑप्शन है कि समस्या जो है कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 5 का फ्रेंड वो होगा डी, क्योंकि यहाँ समस्या जो होता है तो फ्रेंड समस्या जो है कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह होता है, क्योंकि जो भी आपका समस्या प्रश्न होगा, प्रश्न के ही अंदर ही आपका जो है आंसर छिपा रहता है, बस उसे ढूंढने की सलाहियत होनी चाहिए, तो वही समस्या एक अच्छा समस्या कहलाएगा। अगला है फ्रेंड कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं फ्रेंड वो जो होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उसका आईक्यू लेवल हाई होता है, 140 से अधिक होता है, और वो सारे गुण उसमें लगभग विद्यमान रहते हैं। और प्रतिभाशाली छात्र जो है सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ये आईक्यू को आप जरूर देख लें, पढ़ लें जो बताया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन से चरण आते हैं? तो इसका चरण वाइज है, जो पहला कौन सा चरण है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो सूचना प्रकरण एक सिद्धांत है, उसके अनुसार तो कौन से आएंगे? जैसे यहाँ पे 4 चरण दिया गया है, तो प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा, या प्रतिक्रिया चयन होगा, या संयोजीकरण होगा, या पूर्व प्रकरण। तो ये चारों को आपको अरेंज करना है, तो चारों में से पहले कौन होगा? इस तरह से अगर अरेंज करते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 7 का वो होगा डी होगा, क्योंकि पहले डी नंबर में जो दिया है पहले घ, तो पहले है पूर्व प्रकरण, जो पहले क्या होगा पूर्व प्रकरण है। इस प्रकरण के सिद्धांत में जो दिया गया है चरण, पहला पूर्व प्रकरण दिया गया है, और दूसरा जो है संयोजीकरण, तब क्या करेंगे उसको संयोजीकरण करेंगे, तीसरा जो है प्रतिक्रिया चयन करेंगे, फिर चौथा में क्या करेंगे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे। इस सिद्धांतों को आप डिटेल में पढ़ लें। तो अगला जो है फ्रेंड वो है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्य, जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होते हैं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में पाई जाती है, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है, या अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। चौथा ऑप्शन है
उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जिसके माता पिता ग्रसित होते हैं उसमें निर्योग्यताएं पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा डी, कि जो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होते हैं वो अक्सर उन बच्चों में पाए जाते हैं फ्रेंड जो कि समस्याओं के ग्रसित होते हैं, जो कि अपने पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई इसमें बाकी जो ऑप्शन है इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि होगा तो वो निर्योग्यताएं उसमें नहीं होगी। दूसरा है लड़का और लड़की, यहाँ पे एक तुलना की बात की गई है। अगर ऐसा तुलना की बात की जाए, विभेदन की बात की जाए तो यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा नंबर में भी तुलना की गई है ग्रामीण और शहरी से, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आज का जो अगला है फ्रेंड वो है आपका कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह जो है तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह क्या करता है, अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। देखिए राधिका, मोनिका जो शिक्षक है, राधिका में कोई प्रश्न नहीं बदली, लेकिन क्या किया कि जब वो मोहन को प्रश्न पूछता है वो आंसर नहीं दे पाता है, उसको एक अवसर दे दिया, यहाँ पे प्रश्न को चेंज कर दिया, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति जो है जो प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है यह प्रवृत्ति, तो इसका जो 4 ऑप्शन है आप देख लेंगे। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो पहला है कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, और दूसरा है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है शिक्षक, या राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा सी, क्योंकि यह लिंग पूर्वाग्रह है। यहाँ जो है मोनिका जो शिक्षक है वो मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता करती है, इसे लिंग पूर्वाग्रह भी कहा जाता है और बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, जो सीखने का आकलन है वो 3 में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका ध्यान नहीं रखता है, बाकी 3 का ध्यान रखता है। तो क्या है कि विद्यार्थियों की क्षमताएं, या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो क्या रखता है, इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 10 का वो होगा बी, कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो ये नहीं रखता है, नेगेटिव पूछा गया है सिवाय। तो सीखने के लिए आकलन में जो ध्यान रखा जाता है वो ये तीनों का ध्यान रखा जाता है और इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सीखने का आकलन में विद्यार्थियों की क्षमताएं का ध्यान रखा जाता है, विद्यार्थियों की त्रुटियां क्या करते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है, विद्यार्थी की जो अधिगम शैली होती है उस पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताएं की ध्यान नहीं रखा जाता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, थोड़ा लंबा है प्रश्न, कि एक समान जुड़वां भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरा को क्या होता है, एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और 5 वर्ष बाद जो है उनमें बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब एक को अमीर द्वारा गोद लिया गया, एक को गरीब द्वारा गोद लिया गया है, तो 5 साल बाद उसमें बुद्धि में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा है
धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले जो लड़के हैं जो गोद लिया गया था उसके अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांग को प्रभावित नहीं करता। चौथा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा सी, क्योंकि सामाजिक जो सी क्यों होगा इसके बारे में बताया गया है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांग को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो बच्चे के जो बुद्धि लब्धांग को सामाजिक आर्थिक पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये है जो बुद्धि लब्धांग है वो वही रहेगा, वो अनुवांशिक है और वह जन्म जात होता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला है दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना, जो सूक्ष्म। तो कौन सा इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 12 का वो होगा बी, लिखना। लिखना एक जो है सूक्ष्म गतिक है, बाकी जो है आपका एक गतिक है, क्योंकि सूक्ष्म गतिक का कौशल जो है शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो जी अगला प्रश्न है फ्रेंड कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो क्या है वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तो इस कैसे होगा कि वाइगोत्स्की कहता है सहयोग समस्या समाधान। ये कहते हैं कि जहाँ भी समाज सहयोग की बात आ जाए और सहयोगात्मक समाधान की बात आ जाए समाज की खास करके बात, सहयोग की बात, तो वाइगोत्स्की सही ऑप्शन होगा। जैसे कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये नहीं कहता है वाइगोत्स्की। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करना, बच्चे की सहायता ना करना, ये भी नहीं कहता है। वाइगोत्स्की साहब जो कहते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को सहायता करना है और बच्चे उन बच्चों की संगठित श्रेष्ठता रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांग से कम है, ये भी नहीं कहते, तुलना की भी नहीं कहते हैं। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान जो है बाह्य वातावरण में स्थित सहयोग से सीखा जाता है। क्या होता है? सहयोग से, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों एवं वातावरण जैसे वस्तु, औजार, किताबें, वाणिज्य निर्माताओं इत्यादि तथा समुदाय जिसमें कि व्यक्ति भी होता है तो वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाया है वाइगोत्स्की और दूसरों के साथ अंतः क्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। ये वाइगोत्स्की का कहना है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका कि किशोर डैश का अनुभव कर सकता है। तो क्या? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, या फिर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो क्या कर सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा ए। तो किशोर जो है, किशोर में दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का भाव होता है, क्योंकि किशोर जो होते हैं फ्रेंड, किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वो जो है अपने रंग, रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति और शैक्षणिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव क्या होते हैं? व्यग्र होते हैं। सदैव जो है उसके बारे में वो सोचते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं
तो क्या होता है? डिस्थीमिया या डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे का सामान्यतः डैश होता है। तो क्या होता है इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया को कोई नहीं, मतलब डिस्ग्राफिया जो है अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, बढ़िया है और दिमाग का भी तेज है, शरीर से भी अच्छा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कह रहा है कि डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है। बाकी जो है ये तीनों जो है एक विकार है कह सकते हैं। तो लेकिन डिस्ग्राफिया रोग नहीं है, बल्कि यह जो है एक प्रकार का विकार होता है। यहाँ रोग की बात कर रहा था और ये सब क्या होता है? विकार है। तो यहाँ विकार होता है जो कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है और इसमें बच्चे लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। देखिए कोई भी बच्चा देखेंगे कि उसका जो है अक्षर जो है, लिखावट जो है, आप देखने के बाद ये नहीं कह सकते हैं इसका लिखावट बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं लेकिन उसका जो है लिखावट सही नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में तेज नहीं होते हैं लेकिन उसका लिखावट सही होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है। जैसे प्रश्न में है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा शरीर से स्वस्थ है लेकिन फिर भी उसको ये विकार हो सकता है। कौन सा विकार हो सकता है शरीर से स्वस्थ बच्चा को? तो डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो फ्रेंड आज मैं 15 क्वेश्चन ही रखता हूँ और अगला पार्ट में बाकी जो 15 प्रश्न है वो करूँगा मैं। तो अगला जो पार्ट देखने के लिए फ्रेंड जो भी हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद फ्रेंड।